वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज से मैं आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हिंदी का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्जाम में इसी तरह से हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। टोटल आपको प्रश्न देखिए निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 60 तक में केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। यानी आपको टोटल एग्जाम में फ्रेंड्स एक 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करना है। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प की चिन्हित कर OMR आंसर शीट में रंजित करना है, उसमें आपको रंगना है। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको 60 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है और सभी प्रश्न है जो एक एक नंबर का रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपको कंटिन्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन सभी कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जहां डिस्क्राइब करने लायक रहेगा मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा, इसलिए वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो कहाँ की ये भाषाएं हैं फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड्स आपका शर्म न रहना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। देखिए रचनाकार से एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए सभी रचनाकार को याद रखें। तो सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखें कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा में वचन है जो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक वचन और बहुवचन। तो याद रखिएगा हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। ये व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए नवग्रह में आपका दिग्गु समास है। देखिए फ्रेंड्स जो संख्यावाचक रहेगा वो दिग्गु होगा। जैसे फ्रेंड्स आपका हो गया आपका नवग्रह, दो कोना, तीन कोना, ये सभी जिसमें संख्या का बोध होगा वो दिग्गु समास कहलाता है। तो देखिए इसमें नवग्रह, इसमें 9 का बोध हो रहा है, इसलिए दिग्गु समास हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अवन्यो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो अवन्यो है नाम उसका। सवाल नंबर 7 को देखें कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स उपसर्ग है जो कोई भी शब्द के पहले लगाया जाता है, और प्रत्यय है जो किसी भी शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो अभिव्यक्ति में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो कौन होगा फ्रेंड्स जो इसके आगे लगा हुआ है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, इसमें देखिए अभी है जो शब्द के पहले लगा है, यही उपसर्ग है इसमें। तो अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। याद रखिएगा उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय है जो लास्ट में लगता है। सवाल नंबर 9 को देखिए, काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी किसकी है, तो संस्कृत की है। ठीक है, संस्कृत की पाठशाला है। सवाल नंबर 10 को देखें, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर मदुरई में पड़ता है। ठीक है, मदुरई कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु के मदुरई में पड़ता है ये मीनाक्षी मंदिर, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। कौन सी विधा है, ये कविता है या निबंध है या कहानी है या साक्षात्कार है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा क्या है, तो एक कविता है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स कि विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण के द्वारा रचित कौन सा पाठ है, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण जी है।
सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति देखिए फ्रेंड्स, इसका रचनाकार कौन है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान ने लिखे हैं। किसने लिखा है? तो रसखान ने लिखा है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुरी की ताजी डारों, इसके लेखक है रसखान। सवाल नंबर 15 को देखें कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखिए, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक में क्या होता है फ्रेंड्स? संख्या का बोध होगा, तो आप गेस कर सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए, नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध किससे है? तो सवाल नंबर 17 हो जाएगा आपका गुरु नानक से संबंध है इनका। ठीक है, किनसे? गुरु नानक से। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 18 आपके सामने है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो जो रसखान एक लेखक थे जो किस विषय में सिद्ध थे? तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद में ये सिद्ध थे। ठीक है, यानी सवैया छंद में से जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, और इसमें ये मतलब सिद्ध थे, यानी कि इसमें निपुण थे, एक तरह से कह सकते हैं निपुण है। तो रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे या निपुण थे। सवाल नंबर 19 को देखें कि ईश्वर पेटिलकर, ठीक है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती भाषा के लेखककार हैं। सवाल नंबर 20 को देखिए, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? पूछा जा रहा है फ्रेंड्स अमरकांत का जन्म। तो सवाल नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी सभी विषयों का मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देता हूं फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन में जो करा रहा हूं वो भी जारी रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको गेस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि भाववाचक संख्या का उदाहरण है। तो देखिए भाववाचक संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिससे भाव का बोध होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, बचपन। बचपन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, जैसे बचपन हो गया, भलाई हो गया, बुराई हो गया, प्यार, मोहब्बत, ये सभी है जो फ्रेंड्स क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बचपन, लड़कपन, बुढ़ापन, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 22 को देखें कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, जो बहादुर क्या करता था फ्रेंड्स? जब किशोर से वो मार खाता था तो क्या करता था? तो सवाल नंबर जो आपका 22 है इसका राइट आंसर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के था फ्रेंड्स? तो देवी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कथक नृत्य से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में पंडित बिरजू महाराज, बी में बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, और डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। ये है जो कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन जो तबला वादक का है, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाता है। ये भी याद रखें फ्रेंड्स। देखिए पंडित बिरजू महाराज है जो कथक नृत्य करते हैं, बिस्मिल्लाह खां है जो क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, और जाकिर हुसैन फ्रेंड्स आप लोग सुने होंगे नाम, ये तबला वादक हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 25 को देखें कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, देखिए भलाई ये आपका सही है, ये भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता ये भी भाववाचक संज्ञा है। अच्छा ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि दूध है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये है जो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सवाल नंबर 26 को देखें। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो जो जीत जीत मैं निरखत हूँ इसके पाठ के केंद्र में कौन है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरजू महाराज। सवाल नंबर 27 को देखें कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया। तो अज्ञेय जो कवि थे वो किसका सूत्रपात किया था? तो इन्होंने फ्रेंड्स आपको प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अज्ञेय ने सूत्रपात किया था किसका? तो प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। स्वर संधि का उदाहरण है।
तो स्वर संधि का उदाहरण कौन है फ्रेंड्स? रामावतार, परमानंद, कविंद्र, सभी में स्वर का बोध आ रहा है फ्रेंड्स, आंसर आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है जो स्वर संधि का उदाहरण है। सवाल नंबर 29 को देखिए, मदन है क्या? सोफर का बेटा था, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब का के मित्र के बेटा। देखिए फ्रेंड्स, अब कहानी पढ़े होंगे तो आप पता चला होगा फ्रेंड्स, मदन था जो किसका था? तो किरानी का बेटा था। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है फ्रेंड्स, अन्य पुरुष भेद हैं। तो अन्य पुरुष किसका भेद है फ्रेंड्स? गेस कर सकते हैं आप। तो सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, भाववाचक सर्वनाम का भेद है। अन्य पुरुष है जो किसका भेद है? तो भाववाचक सर्वनाम का ये एक भेद है, अन्य पुरुष। चलिए तो सवाल नंबर 31 को देखिए, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? तो उसके पिता ने बांधा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 32 को देखें कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जीवानंद दास हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 33, जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो किसने गिराया था फ्रेंड्स? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। इसके बारे में डिटेल जान ले फ्रेंड्स। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा 1939 से लेकर करके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी टोटल 6 वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका ने जापान के कौन कौन से शहर पे बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था? तो आपका नागासाकी और हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो सवाल आपका यही है फ्रेंड्स कि जापान पर परमाणु बम गिराया था किसने? अमेरिका ने। कब गिराया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे फ्रेंड्स, आगे बहुत काम देगा। सवाल नंबर 34 को देखिए, रोन नदी में है कहाँ पड़ता है? तो सवाल नंबर आपका 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस में। रोन नदी कहाँ पड़ता है? तो आपका फ्रांस में पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 35 के देखिए, दिग्गु समास नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था दिग्गु समास में क्या होता है? संख्या का बोध होता है। तो देखिए त्रिलोक में संख्या का बोध हो रहा है, तो ये दिग्गु समास है। शताब्दी में 100 का बोध हो रहा है, ये भी दिग्गु समास है। नवरत्न में 9 का संख्या का बोध हो रहा है, ये भी दिग्गु समास है। जबकि फ्रेंड्स आपका भाई बहन में संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो ये आपका दिग्गु समास नहीं है। तो भाई बहन है जो कौन समास होगा फ्रेंड्स? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भाई बहन है जो किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो सवाल यही पूछा गया, दिग्गु समास नहीं है तो कौन नहीं है? तो भाई बहन है जो नहीं है, क्योंकि ये द्वंद्व समास है। और ध्यान रखिएगा दिग्गु समास में हमेशा संख्यावाचक से ही शुरू होगा, जैसे त्रिलोक, शताब्दी, नवरत्न। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल को देखते हैं, 36 नंबर सवाल, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो क्यों मांगना चाहता था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में पालने के लिए। आप कहानी पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो इसमें आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जो लेखक है अपने पिता से मछली मांगते थे किस लिए? तो कुएं में पालने के लिए। सवाल नंबर 37 को देखिए फ्रेंड्स कि कविता नहीं है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति जो कविता नहीं है, जबकि अक्षर ज्ञान, हमारी नींद और स्वदेशी ये सब जो कविता है। चलिए सवाल नंबर 38 को देखते हैं फ्रेंड्स कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से कितनी दूर में थी फ्रेंड्स? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मील की दूरी पर थी। मोहरा नदी शहर से 3 मील की दूरी पर थी। सवाल नंबर 39 को देखें कि राजदूत में है कौन सा है जो आपका समास है राजदूत में? तो सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स राजदूत, यानी राजा का दूत, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, समास होगा, यहाँ पर फिर समाज लिखा गया है। तो राजदूत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 देखिए, अवन्यो खाली स्थान नदी के किनारे अवस्थित है। तो सवाल नंबर जो 40 है फ्रेंड्स आपको अवन्यो था जो आपको रोन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, किसके? तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है अवन्यो। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए कि गिरधर लाल हैं
गिरधर लाल क्या है फ्रेंड्स? तो गिरधर लाल थे जो क्या थे? मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। यानी सवाल नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 42 देखिए, संतु खालिस्तान के मारे काँप रहा था। किसके मारे काँप रहा था? तो ठंड के मारे काँप रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आप देखें 43 को, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो देखिए जो बहुब्रीहि समास होता है फ्रेंड्स, उसमें आपका कोई पद प्रधान नहीं होता है। यानी सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, कौन सा देश है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें कि कमरुद्दीन का जन्म हुआ था, किस राज्य में हुआ था फ्रेंड्स? कमरुद्दीन का जन्म, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में हुआ था। सवाल नंबर 46 को देखें कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुनर्जन्म है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सवाल नंबर 47 को देखिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुमरांव के। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां, ठीक है, उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। 47 का ए हो जाएगा। 48 का देखिए फ्रेंड्स, 48 है कि मछली कहानी के लेखक हैं, तो मछली कहानी के लेखक हैं आपका विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्मात्मा का जब संधि विच्छेद करिएगा फ्रेंड्स, तो धर्म जोड़ आत्मा होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट है, अभी से सभी का प्रैक्टिस करते चलिए फ्रेंड्स, बार बार देखने से क्या होता है, क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 है, जन्म से ही पागल थी, कौन थी जो जन्म से ही पागल थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगू। जन्म से ही पागल थी कौन? तो मंगू थी जो जन्म से ही पागल थी। निबंध है, इनमें से कौन सा है जो एक निबंध है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, परंपरा का मूल्यांकन, यही है जो आपका निबंध है। बाकी बहादुर, मछली, भारत माता, ये सब ये जो कहानी के अंतर्गत आता है। निबंध है जो परंपरा का मूल्यांकन एक क्या है, निबंध है। सवाल नंबर 52 को देखें कि संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाधव में है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किससे संबंधित है? तो संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाद्यों में है, तो कौन सा वाद्यों में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, शहनाई में है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखें, शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द को आपको छांटना है, तो 53 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो 53 शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, रोशन, ठीक है, रोशन है जो आपका शुद्ध शब्द है। बाकी कर्तव्य और आपका आकांक्षा ये सभी है जो क्या है फ्रेंड्स, गलत लिखा हुआ है, तो शुद्ध शब्द को छांटना था। तो जो सवाल नंबर 53 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोशन। चलिए सवाल नंबर 54 को देखें। सवाल नंबर 54 है फ्रेंड्स कि मैक्स मूलर विद्वान था, कहाँ का विद्वान था? तो मैक्स मूलर था जो आपका जर्मनी के विद्वान था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें। सवाल नंबर 55 है फ्रेंड्स कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदैया है जो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। चलिए सवाल नंबर 56 को देखें, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा, देखिए प्रत्यय भी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगता है, तो बुढ़ापा यानी आपा प्रत्यय है फ्रेंड्स, यानी सवाल नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापा। आपा लास्ट में देखिए क्या रहा है, आपा, बुढ़ापा, तो ये आपका आपा प्रत्यय है। सवाल नंबर 57 को देखिए, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58 को देखें कि शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है फ्रेंड्स? एक है जो शुद्ध वाक्य है, बाकी सब गलत है। तो देखिए पहला में है, यह मेरी पुस्तक है, दाल कच्चा है, रोटी ताजी है, सुरेश को पूछो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यह मेरी पुस्तक है जो आपका शुद्ध वाक्य है। दाल कच्चा नहीं, दाल कच्ची होगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दाल है जो स्त्रीलिंग है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक है जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यह मेरी पुस्तक है आपका शुद्ध वाक्य है। सवाल नंबर 59 को देखें, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो कौन है? तो ढहते विश्वास के कहानी के केंद्र में आपका है बाढ़ की समस्या। आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स ढहते विश्वास में, तो बाढ़ की समस्या के बारे में ही इसमें बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए साफ झलक रहा है। अभाव देखिए अ है जो इसमें उपसर्ग है, अभाव देखिए अलग शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हिंदी का प्रथम मॉडल प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं सभी विषयों का मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूँ। अभी से आप लोग रिवीजन करते जाएं फ्रेंड्स, और लास्ट में आपको गेस क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।